नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार पहुंचे तो उन्होंने राज्य को हजारों करोड़ रुपए की विकास की सौगातें दी, तो विपक्षियों पर भी वो जमकर हमलावर नजर आए। पूर्णिया में पीएम मोदी ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया तो कांग्रेस आरजेडी के परिवारवाद पर भी सवाल खड़े किए। क्या रहा प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में खास, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। होगी बात बंगाल में हुई कमांडर कॉन्फ्रेंस की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून को लेकर क्या सुनाया है आज अंतरिम फैसला। दिखाएंगे नेपाल के मौजूदा हालात की तस्वीरें भी। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने पूर्णिया जनसभा में दोहराई बिहार के विकास की प्रतिबद्धता। कांग्रेस आरजेडी को बताया बिहार के सम्मान और पहचान के लिए खतरा। कहा घुसपैठियों को बचाने में लगे विपक्ष को जनता देगी मुंहतोड़ जवाब। प्रधानमंत्री के बिहार दौरे से राज्य को मिली विकास की नई बयार। पूर्णिया हवाई अड्डे के नए अंतरिम टर्मिनल भवन के साथ बिहार मखाना बोर्ड का मिला उपहार। 40,000 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में सोल में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का किया उद्घाटन। सशस्त्र बलों की बेहतर परिचालन तत्परता के लिए एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार पर दिया जोर। विषम परिस्थितियों में सशस्त्र बलों के साहस और शौर्य की सराहना। सुप्रीम कोर्ट का पूरे वक्त का संशोधन कानून पर रोक लगाने से इनकार। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा फैसला लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत। फैसले पर दोनों पक्ष संतुष्ट। भारत में एआई के इस्तेमाल से जुड़ी रिपोर्ट जारी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनोवेशन पर दिया जोर। कहा तेजी से एआई को अपना रहे भारतीय उद्योग। वहीं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विकसित भारत के लिए एआई को बताया बेहद महत्वपूर्ण। सुर्खियों के बाद में खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर और बात बिहार से करते हैं। बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्णिया पहुंचे तो विपक्ष पर जमकर हमलावर नजर आए। पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर दशकों तक बिहार को लूटने का आरोप लगाया तो एनडीए सरकार के समय हो रहे विकास के बाद भी बिहार को बदनाम करने की साजिश रचने का विपक्ष पर आरोप लगाया है। पीएम मोदी ने बिहार समेत अन्य राज्यों में बढ़ रही घुसपैठ की समस्या के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को जिम्मेदार ठहराया तो बिहार की माताओं बहनों की बदहाल स्थिति के लिए आरजेडी कांग्रेस के परिवारवाद को भी कटघरे में खड़ा किया। भारत माता की। बिहार के पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने उमड़े जनसमूह का उत्साह देखते ही बन रहा था। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। पीएम ने अपने संबोधन में बिहार की डबल इंजन सरकार के काम गिनाए, साथ ही कांग्रेस राजद पर जोरदार प्रहार भी किया। पीएम ने कहा कि पहले तो इन्होंने बिहार का विकास नहीं होने दिया और अब जब बिहार आगे बढ़ रहा है तो कांग्रेस राजद बिहार का ही अपमान करने में जुट गए हैं। अभी आपने देखा होगा आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर बिहार की तुलना बीड़ी से कर रही है। इन लोगों को बिहार से इतनी नफरत है, इन लोगों ने घोटाले और भ्रष्टाचार करके बिहार की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब बिहार को विकास करते देखकर कांग्रेस आरजेडी ने फिर बिहार को बदनाम करने की ठान ली है। भाइयों बहनों, ऐसी मानसिकता वाले लोग कभी बिहार का भला नहीं कर सकते। पीएम ने बिहार के सीमांचल सहित देश के कई हिस्सों में घुसपैठियों के कारण उपजे डेमोग्राफी के संकट को रेखांकित किया। पीएम ने कहा कि बिहार, बंगाल, असम कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। पीएम ने कांग्रेस राजद पर इसको लेकर भी वोट बैंक के स्वार्थ का आरोप लगाया। वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग बिहार और देश के संसाधन
और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहते हैं। पीएम ने घुसपैठ के खिलाफ ठोस एक्शन की प्रतिबद्धता दोहराते हुए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का जिक्र किया। पीएम ने कांग्रेस राजद को दो टूक शब्दों में संदेश दिया कि भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं। ये मोदी की गारंटी है। जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। जो नेता बचाव में खड़े हैं, जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में आ जाए, मैं जरा उनको चुनौती देता हूं। आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। पीएम ने परिवारवाद को लेकर भी कांग्रेस राजद पर जमकर कटाक्ष किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस राजद को सिर्फ अपने परिवारों की चिंता है। पीएम ने कहा कि मोदी के लिए सभी देशवासी ही मोदी का परिवार हैं। प्रधानमंत्री ने आज की सभा में घुसपैठियों पर जबरदस्त हमला बोला और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष किस तरह घुसपैठियों का समर्थन कर रहा है, लेकिन हमारी सरकार घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, पूर्णिया। तो वहीं इससे पहले बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को करीब 40,000 करोड़ रुपए के विकास की सौगातें दी है। इन विकास परियोजनाओं में एयरपोर्ट से लेकर रेल जैसी ढांचागत परियोजनाएं शामिल हैं। तो बिहार के आम लोगों को अनेकों सामाजिक योजनाओं का सीधा लाभ भी आज प्रधानमंत्री ने दिया है। पीएम मोदी ने आज बिहार के मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया। तो डबल इंजन सरकार से बिहार को तेजी से आगे बढ़ाने के तमाम विस्तार से आंकड़े भी बिहार के लोगों के सामने रखे। बिहार में पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों शुभारंभ हुआ। पीएम ने एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। पूर्णिया की धरती से पीएम ने बिहार को करीब 40,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उपहार दिया। मखाना किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए पीएम ने राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया। देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार का योगदान लगभग 90% है। बिहार सहित देश भर में मखाना के बाजार, निर्यात और ब्रांड विकास को सुगम बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम है। पिछली सरकारों ने मखाने की भी उपेक्षा की और मखाना किसानों की भी उपेक्षा की। और मैं दावे से कहता हूं, ये जो आजकल यहां आकर के चक्कर काटते हैं ना, उन्होंने मेरे आने से पहले मखाना का नाम भी नहीं सुना होगा। ये हमारी सरकार है जिसने मखाना को प्राथमिकता दी है। पीएम ने विक्रमशिला कटारिया के बीच रेल लाइन की आधारशिला रखी। साथ ही अररिया, गलगलिया, ठाकुरगंज के बीच नई रेल लाइन का उद्घाटन किया। पीएम ने अररिया, गलगलिया, ठाकुरगंज खंड पर ट्रेन सेवा, जोगबनी और दानापुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, सहरसा और छेहरटा अमृतसर तथा जोगबनी और इरोड के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। पीएम ने कहा कि पिछड़े को प्राथमिकता और गरीब की सेवा, यही मोदी का लक्ष्य है। देश के विकास के लिए बिहार का विकास जरूरी है और बिहार के विकास के लिए पूर्णिया और सीमांचल का विकास जरूरी है। आरजेडी और कांग्रेस की सरकारों के कुशासन का बहुत बड़ा नुकसान इसी क्षेत्र को उठाना पड़ा है, लेकिन अब एनडीए सरकार स्थिति बदल रही है। अब ये क्षेत्र विकास के फोकस में है। पीएम ने भागलपुर के पीरपैंती में ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया। यह बिहार में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा 25,000 करोड़ रुपए का निवेश है। पीएम ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय नदी संपर्क परियोजना के पहले चरण का शिलान्यास किया। पूर्वोत्तर बिहार के कई जिलों में सिंचाई विस्तार और बाढ़ नियंत्रण की दिशा में ये महत्वपूर्ण प्रयास है। कांग्रेस राजद की सरकारों में बिहार के हालात का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस राजद को राज्य की सत्ता से बाहर करने में सबसे बड़ा हाथ बहन बेटियों का है। आरजेडी के दौर में खुलेआम हत्या, बलात्कार और फिरौती जैसे अपराधों की सबसे बड़ी भुक्तभोगी बिहार की मेरी माताएं, बहनें, यहाँ की महिलाएं थी। डबल इंजन सरकार में वही महिलाएं लखपति दीदी और डोन दीदी बन रही है।
पीएम के हाथों 40,000 से ज्यादा लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घरों का उपहार मिला। पीएम ने कुछ लाभार्थियों को घरों की चाबी सौंपी। पीएम ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत परियोजना का शुभारंभ किया। साथ ही बिहार में DAY NRLM के अंतर्गत क्लस्टर स्तरीय फेडरेशनों को लगभग 500 करोड़ रुपए का सामुदायिक निवेश कोष भी वितरित किया। भारत माता की, ब्यूरो रिपोर्ट, भारत माता DD की। न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री का बिहार दौरा कई मायनों में खास रहा, जहां विकास भी दिखाई पड़ा तो अपने आप में विपक्षियों पर जमकर प्रहार भी दिखाई पड़ा। इस खबर पर हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष। प्रधानमंत्री का बिहार दौरा, विकास की सौगात, विपक्षियों पर वार साफ तौर से दिखाई पड़ा। तो अपने आप में आज का विशेष इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। जयराम विप्लव है, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा ऋषि मिश्रा, कांग्रेस समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार सिंह। आप तीनों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस वक्त ऋषि जी हमें नजर नहीं आ रहे, जयराम विप्लव जी नजर आ रहे हैं। जयराम जी, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा था, एक तरीके से आने वाले वक्त में अब चुनाव होना है, तो इसको चुनाव के साथ, राजनीति के साथ भी देखा जा रहा है, तो एक तरीके से मोमेंटम सेट करते हुए प्रधानमंत्री की ये रैली। निश्चित रूप से, और हमें प्रसन्नता है कि विकास की योजनाओं को राजनीति से लोग जोड़ रहे हैं। विकास को हमेशा राजनीति से जोड़कर ही चलना चाहिए। और राजनीति में एक तरफ मोदी जी का विजन है जो विकास, निवेश और रोजगार को प्राथमिकता देता है, दूसरी तरफ जो बिहार में इंडी गठबंधन है वो भ्रम, भय और भ्रष्टाचार को प्रश्रय देता है। यही अंतर साफ है। आज प्रधानमंत्री जी ने पूर्णिया एयरपोर्ट के साथ साथ 36,000 करोड़ रुपए का सौगात बिहार की जनता को दिया है। और बीते 10 वर्षों में, और एनडीए की जो राज्य में 20 वर्षों की सरकारें लगातार चल रही हैं, मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में आज बिहार 8,000 प्रति व्यक्ति की आय से उठ करके 66,000 प्रति व्यक्ति की आय तक पहुंचा है। आज बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग 56% से घटकर 32% पर आए हैं। और आज बिहार का बजट 23,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 3.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा है। 1.5 करोड़ घरों को नल से जल मिल रहा है, उज्ज्वला की योजना मिली है, शौचालय मिला है, 9 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। और आज लेकिन जयराम जी, लेकिन बीजेपी, एनडीए, आप लोग जो बिहार में विपक्ष को घेरने के लिए बात करते हैं आरजेडी और कांग्रेस पर, वो कहते हैं साहब आपके समय में भी वही हाल हो रहा है। आप लोग उनके जंगल राज की बात करते हैं, वो कहते हैं कानून व्यवस्था बड़ा खराब है। वो आप पे आरोप लगा रहे हैं इस समय। देखिए, आरोप लगाने वालों की धज्जियां उनके ही पुराने साथी लगातार उड़ा रहे हैं। आज हालत यह है कि अगर कहीं कोई कानून व्यवस्था में व्यवधान पैदा करता है, कहीं पर अपराध होता है, तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है। वो या तो जेल के अंदर होता है या उसका इनकाउंटर होता है। लेकिन इनके समय में सत्ता संरक्षित अपराध फल फूल रहा था जी। अपहरण एक उद्योग बन गया था और हाई कोर्ट को भी उसको कहना पड़ा था कि ये राज्य सरकार है, ये जंगल राज चल रहा। सत्ता संरक्षण सब कुछ ठीक है। ऋषि मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। ऋषि जी, क्योंकि आरजेडी कांग्रेस सहयोगी दल के तौर पर लगातार स्वागत है आपका, आप थोड़ा देर से जुड़े, लेकिन अभी जयराम विप्लव जी इस बात का कह रहे हैं कि साहब आपके समय में, जब यूपीए के समय में आरजेडी की, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो बिहार में अपराध को सरकार का संरक्षण हो गया था। ये बात कोई और नहीं, कोर्ट कहा करता था। एक बार फिर से आज उसी मुद्दे पर घेरा गया आपको। ऋषि जी, देखिए अमरेंदु जी, साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आज कल दरभंगा के जाले विधानसभा के अंतर्गत एक पत्रकार को सरेआम मां के गाली और मारपीट करने वाले मंत्री भाजपा से ही हैं, जीवेश मिश्रा। और एफआईआर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी है कि विपक्ष के नेता तेज प्रताप यादव को एफआईआर कराने के लिए पटना से जाले सिंहवाड़ा थाना जाना पड़ता है। और जीवेश मिश्रा भाजपा के बड़े नेता हैं, शहरी विकास मंत्री हैं, नगर विकास मंत्री हैं, और सरेआम एक पत्रकार को डेवलपमेंट के इशू पे सवाल करने पे उनको मां बहन की गाली दी जाती है, उसके साथ मारपीट किया जाता है। वो पत्रकार मतलब काफी गंभीर रूप से चोटिल हुआ है। और जब वो सिंहवाड़ा थाना में एफआईआर करने जाते हैं तो थाना प्रभारी वहां के एफआईआर लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि मामला मंत्री का था। आज हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मंत्री मारपीट में इन्वॉल्व है, वो भी पत्रकार के साथ।
और एफआईआर नहीं होती है, और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को पटना से चल के सिंघवाड़ा थाना जाना पड़ता, तब जाके एफआईआर होती है। ये स्थिति है बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की। ठीक है जयराम जी, वो आरोप लगा रहे हैं कि साहब आपके समय में भी वही हाल हो रहा, जो कि आज का वो किस्सा गिना रहे हैं कि साहब देखिए कैसे लोगों के साथ प्रताड़ना हो रही है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही। ठीक है ऋषि जी, आप ही का आरोप लेके जा रहे हैं। विप्लव जी, जी जयराम विप्लव। देखिए मैंने इतनी बातें कही, इन्होंने मारपीट की एक घटना को लेकर के आए, लेकिन ये भूल गए ऋषि जी आपके आरोप को ही लाया हूं, आपके पास फिर आ रहा हूं। ऋषि जी आपके पास आ रहा हूं, आप सुन लीजिए, आरोप लगाए जवाब ले लीजिए, मैं आता हूं आपके पास में। हाँ जयराम जी, लालू राज में माफिया कौन कौन थे? शहाबुद्दीन, चंदा बाबू के 4-4 परिवार के लोगों को, उनके 2-2 बेटों को तेजाब से नहलाकर मार देते थे। एक दलित आईएएस अफसर की बीवी, उनकी पत्नी, उनकी मां और उनकी नौकरानी के साथ बलात्कार होता है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। दर्जनों ऐसे विभत्स कांड हुए, एक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जातीय नरसंहार, लक्ष्मणपुर बातें, बथानी टोला, 12 अनगिनत दर्जनों लालू और राबड़ी राज में नरसंहार हुए। किसने उसकी परवाह की? और अपहरण और फिरौती की रकम राबड़ी देवी और लालू यादव के आवास पर तय होती थी। ठीक है, संजय कुमार जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद है। ठीक है जयराम जी, ठीक है संजय जी एक सेकंड ऋषि जी आ रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं। ऋषि जी जयराम जी एक सेकंड ऋषि जी जयराम जी एक सेकंड। ठीक है आपका पॉइंट आ गया जयराम जी, आपका पॉइंट आ गया जयराम जी, आपका पॉइंट आ गया। प्लीज सुनिए एक सेकंड। अरे जयराम जी, अरे सुनिए तो, आप और मेहमान भी है बात साथ पे, वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार सिंह जी। संजय जी आप भी बिहार को बड़ा लंबे समय से पूरा देखते रहे कि इनका कानून व्यवस्था और उनका कानून व्यवस्था के बीच में आखिर खड़ा कहां पे है ये पूरा मुद्दा, किस तरह से आप देखते हैं संजय जी? देखिए इसमें कोई संदेह नहीं कि जिन लोगों ने बिहार को देखा है 2005 के पहले, 1990 से 2005 तक लालू राबड़ी का राज था, उस राज की कल्पना मात्र से कोई भी व्यक्ति जो बिहार के बारे में थोड़ी भी जिसकी सोच होगी, बिहार के उत्थान के बारे में, बिहार में रहने के बारे में, बिहार में काम करने के बारे में, वो उस परिकल्पना से ही सेवन उठेगा। एक चीज तय है, 2005 के बाद बिहार में जो विकास हुआ है या बिहार का जो डेवलपमेंट है, बिहार जो पहले गया है या जाएगा, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इधर के वर्षों में देखेंगे तो जिस तरह के काम के कारण, अब अगर आप सक्सेसिवली देखेंगे, 2 बार नीतीश कुमार भले ही अलग हुए फिर वापस आए, लेकिन एक तरह की कार्य में जो कंटिन्यूटी हुई है, लोगों का विश्वास जो वहां के प्रति बढ़ा है, उसमें कोई संदेह नहीं। तीसरी चीज यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक बहुत अद्भुत ट्रैक्शन है बिहार में, जिसका नतीजा बार बार लोकसभा के चुनाव में बिहार में आप देखते हैं, विधानसभा के चुनाव में भी बीजेपी का पिछले बार भी, बाकी देख लें जिस समय एनडीए का गठबंधन उनका था, उसमें बीजेपी का प्रदर्शन स्ट्राइक रेट काफी अच्छा था। तो इसलिए वो कंपैरेबल ही नहीं है। और लालू राबड़ी का राज, मतलब कम से कम लॉ एंड ऑर्डर वाले सिचुएशन में या किसी भी सिचुएशन में, लालू यादव अंडर डेवलपमेंट के मसीहा थे। उस चीज को वो प्रचारित करते थे कि डेवलपमेंट नहीं होने से क्या फायदा होगा। सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने शोकेस की थी अपने डेवलपमेंट की, वो थी चरवाहा विद्यालय। अब बताइए चरवाहा विद्यालय कहाँ है, चरवाहा विद्यालय की क्या उपयोगिता हो सकती है, अलग एक विषय। दूसरी चीज ये है कि इस समय में जब राहुल गांधी भी घूम रहे थे तो वो बिहार के बारे में तो कोई बात उन्होंने की नहीं, वो एक बात कर रहे थे जो मतलब आजकल जिस बात को लेकर के चलते हैं, वोट चोरी और वोट का अधिकार भी पीएम ने आज उस चीज को काफी क्लियर किया है। साथ में उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा कि मसला जो घुसपैठ का है और एसआईआर सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत नहीं ठहराया, या उसकी टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठे थे उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने गलत नहीं ठहराया। तो ये चुनाव जिस तरफ वो जा रहा है, अगर बिहार के जैसे आज भी उन्होंने बिहार के बाकी विकास की बात की, तो अगर कंपैरिजन के टर्म में बात करेंगे तो कहीं कोई कंपैरिजन है नहीं। और तीसरी चीज, एक और भी चीज मैं ऐड कर दूं कि ये चुनाव आरजेडी फिर से लालू यादव का सभी जगह चेहरा सामने रख करके कर रही है। अब मतदाता किस तरह से भरोसा करेंगे उस चेहरे पे,
या ये भी बाकी अपने आप में जो देखने उनका दे, देखने प्रचार देखने वाली कांग्रेस बात और होगी। आप महत्वपूर्ण चीज कह रहे हैं ऋषि जी। सवाल ये है कि घुसपैठियों का मसला लगातार तेजी से मुद्दा बना हुआ है और सीमांचल के इलाके में बिहार के बाकी इलाकों और देश के एवरेज इलाकों में जिस प्रकार से अन्य जगह पे जनसंख्या अनुपात बढ़ा है, वहां के मुकाबले सीमांचल में बहुत बड़ा है। और अपने आप में प्रधानमंत्री साफ तौर से कहते हैं जो भी घुसपैठिया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन कांग्रेस आरजेडी उनके लिए कैंपेन करती दिखाई पड़ रही है, आरोप लगा रहे सीधे तौर पर। देखिए, मैं आपके बात से सहमत हूं कि लालू यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे राज्य बिहार का जो मान सम्मान है, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के सवाल उठा। लेकिन आज जो घटना, कल जो घटना हुई है, संजय जी वरिष्ठ पत्रकार है, कम से कम पत्रकार के साथ तो स्टैंड कीजिए। आप भी पत्रकार है, पत्रकार के साथ एक मंत्री ने मारपीट किया है, आप पत्रकार के साथ तो स्टैंड कीजिए। नंबर वन। नंबर टू, उसको समर्थन नहीं कर रहे ऋषि जी, उसको समर्थन नहीं कर रहे हैं। सुन तो लीजिए, आप ही सुनो। मैं कह रहा हूँ घुसपैठिए वाले मसले, क्योंकि समय सीमित होता है। ले लिया सर, आपका ये पॉइंट आ गया, इस पर जवाब दिया गया। हम घुसपैठिए के मसले पर आ जाते हैं। बिहार के डेवलपमेंट में बता रहा हूँ, बिहार में प्रत्येक व्यक्ति इनकम जो है 6,300 कुछ रुपया है, और बगल में झारखंड जिसको बीमारू राज्य कहा जाता है, प्रत्येक व्यक्ति 10,000 मैं घुसपैठ पे सवाल कर रहा हूँ आपसे। मैं ऋषि जी, मैं आपसे घुसपैठ पे सवाल कर रहा हूँ कि क्यों कांग्रेस आरजेडी। जयराम जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। जयराम जी, विगत 10 सालों में जयराम जी एक सेकंड। ऋषि जी, मेरा पॉइंटेड सवाल है, घुसपैठ के मसले पे बात करते हैं, आप उस वाले मसले बताइए कि क्यों कांग्रेस आरजेडी उनके समर्थन में खड़ी दिखाई पड़ रही है। ऋषि जी, आप घुसपैठियों को बाहर कीजिए ना। विगत 10 सालों में आपने क्या किया? मात्र 3318 लोगों को बाहर किया है, जबकि किरण रिजिजू का पार्लियामेंट के पटल पे यह बयान है कि बांग्लादेशी 2 करोड़ घुसपैठिया है। तो 16 में 2 करोड़ घुसपैठिया थे, तो अब तक आपने कितने घुसपैठियों को बाहर किया? माना कि कांग्रेस घुसपैठियों को साथ देती है, घुसपैठियों को संरक्षण देती है, आपने घुसपैठियों को ठीक है जयराम जी, माना कि कांग्रेस घुसपैठियों को समर्थन देती है, आपने कितने बाहर किए? आरोप है जयराम जी, ठीक है, ओके जयराम जी जल्दी से जवाब। हाँ जयराम जी जवाब। इनके सवाल का जवाब तो अभी बिहार की जनता ही देगी, क्योंकि ये खुलेआम स्वीकार करेंगे घुसपैठियों के साथ है। तो कांग्रेस पार्टी और राजद घुसपैठियों के साथ है, भाजपा घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहती है, जो चिन्हित किए गए उनको निकाला भी है। बिहार के भाषा में ऐसे हैं जो सेल्फ गोल करके कांग्रेस की सरकार जो 2005 तक थी, राजद की सरकार थी, उस सरकार का भी डाटा गलत बता रहे हैं। 8,000 विप्लव जी, तो ऋषि जी जैसे प्रवक्ताओं के कारण, राहुल गांधी नेताओं के कारण अब ये पढ़ के नहीं आते तो मेरी क्या गलती है? सबने देखा, लेकिन आज बिहार की दशा और दिशा हमने बदली है। जिस बिहार में वेतन नहीं मिलता था महीनों तक, पेंशन नहीं मिलता था महीनों तक, उस बिहार में 2005 से 2020 तक 7.5 लाख सरकारी नौकरी। और जयराम जी सवाल ये है, जयराम जी एक सेकंड, ऋषि जी एक सेकंड, जयराम जी सवाल ये है कि जयराम जी सवाल ये है कि एनडीए की सरकार केंद्र से लेकर राज्य में उन्होंने कितनी कार्रवाई की? क्या ये महज एक चुनावी मसला मुद्दा है आपके लिए, या आप सच में गंभीर है? आपने कितनी कार्रवाई की घुसपैठ के मसले को लेकर? ये सवाल है जी। अरे अभी तो यही खुद ही बता रहे थे कि इतने हजार लोगों को बाहर किया, तो ऐसे ही कर दिया। और जब प्रक्रिया शुरू होती है, जब प्रक्रिया शुरू होती है, असल में इन्होंने एनआरसी का विरोध किस तरह से किया? ठीक है संजय जी, क्या ये सवाल, क्या घुसपैठ का मसला बिहार चुनाव में एक बड़ा मसला बन के उभरेगा? एक सेकंड जयराम जी, ऋषि जी, ओके ठीक है जयराम जी एक सेकंड, जयराम जी एक सेकंड, जयराम जी एक सेकंड, संजय जी, जयराम जी एक सेकंड, ठीक है जयराम जी एक सेकंड, जयराम जी एक सेकंड, जयराम जी प्लीज समय का थोड़ा सा ध्यान रखें। संजय जी, क्या घुसपैठ का मसला एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि घुसपैठ का मुद्दा जो है, एसआईआर की प्रक्रिया क्यों शुरू? क्योंकि अगर फर्जी मतदाता हैं या बाहर के आए हुए लोग हैं,
वो लोग इसमें शामिल मतदाता के रूप में नहीं, मूल उसके एसआईआर की प्रक्रिया में वो है। और साथ में ये भी लोग हैं जो जिन लोगों का निधन हो गया है या किसी और प्रदेश में जाकर के वहां के वो वोटर हो गए हैं, तो उनको यहाँ से हटा दिया जाए। इस पूरी प्रक्रिया के खिलाफ उसमें साथ में ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा इशू जो है वो जाकर के सिटीजनशिप वाले इशू पे सुप्रीम कोर्ट में एक आर्गुमेंट हो गया, जिसपे आधार पे काफी चर्चा हो गई। मैं उस चर्चा में नहीं जा रहा हूँ जी। अगर कहीं से अगर ये शुरुआत होनी है तो घुसपैठ का इशू पर्टिकुलरली सीमांचल के इलाके में अगर कोई डिनाई करता है तो वो डिनायल मोड में है कि अगर वहां पे घुसपैठ नहीं है सीमांचल के इलाके में जी, और वो पूरा इलाका साथ में इस कारण से काफी कम्युनली सेंसिटिव हो जाता है, तो एक इस पर डिनायल मोड में रहने का बिल्कुल एक तरीके से ये एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध करके घुसपैठ के मुद्दे को मुझे लगता है कि विपक्ष और प्रोमिनेंटली टेबल पर लेकर के आ रहा है जी, बीजेपी को, और शायद इसीलिए एक तरीके से वो मौका मिलता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप तीनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या सुनाया अंतरिम फैसला। इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन से भारत आज दुनिया में टेक्सटाइल हब बनकर उभर रहा है। प्रधानमंत्री जी की इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव टेक्सटाइल उद्योग को नई गति दे रहे हैं। मध्य प्रदेश को कॉटन कैपिटल बनाने और प्रदेश के कपास उत्पादक किसानों की समृद्धि के लिए धार जिले के ग्राम भैंसोला में 2063 करोड़ रुपए की लागत से 2158 एकड़ में भारत का सबसे बड़ा PM मित्र पार्क तैयार किया जा रहा है, जिससे लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए अब तक 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। PM मित्र पार्क का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के शुभ कर कमलों से 17 सितंबर को होने जा रहा है। आइए राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति में इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। हर महीने होगी बड़ी बचत, आवश्यक वस्तुएं हुई और सस्ती व किफायती। दूध, पनीर, स्कूल स्टेशनरी, 36 जीवन रक्षक दवाइयाँ, व्यक्तिगत जीवन व स्वास्थ्य बीमा और अन्य जरूरी चीजों पर 0% GST। हर परिवार के लिए और ज्यादा बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और ब्रेक के बाद खबर रक्षा तैयारियों से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 के दौरान सुरक्षा स्थिति और रक्षा तैयारियों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने सशस्त्र बलों के बेहतर परिचालन के लिए संयुक्तता, आत्मनिर्भरता और नवाचार पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के बाद बनी न्यू नॉर्मल की परिस्थितियों को लेकर नई तैयारियों के साथ साथ उभरती तकनीक एवं रणनीति के बीच फ्यूचर वॉरफेयर के बारे में जानकारी दी गई। पीएम मोदी ने पिछले 2 वर्षों में लागू किए गए सुधारों और अगले 2 वर्षों की योजना की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और राष्ट्र निर्माण, संघर्ष क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ मित्र देशों को मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सशस्त्र बलों की सराहना की है। रक्षा क्षेत्र में 2025 को सुधारों का वर्ष मानते हुए उन्होंने रक्षा मंत्रालय को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और किसी भी स्थिति पर विजय पाने के लिए अधिक आत्मनिर्भरता और नवाचार के लिए ठोस कदमों को तेजी से लागू करने का निर्देश दिया है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में लंबी चली सुनवाई के बाद आज सर्वोच्च अदालत ने अंतरिम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कानून की संवैधानिकता को स्वीकार किया तो कुछ प्रावधानों में बदलाव की बात कही। इस फैसले के बाद दोनों ही पक्ष इसे अपनी अपनी जीत बता रहे हैं, तो अभी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आना बाकी है। मोदी सरकार ने वक्फ के द्वारा दी जाने वाली संपत्तियों के सही इस्तेमाल ना होने को लेकर एक पारदर्शी कानून लाने का प्रयास किया गया था, जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई है और उसी पे ये सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने वक्फ की कुछ धाराओं पर आंशिक रोक लगाई है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने साफ किया कि इस पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत बताया है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फायदा पहुंचाने वाला है और वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो मिसयूज होते थे, प्रॉपर्टी जो मिसयूज कब्जा करते थे, वो भी बंद हो जाएगा और वक्फ प्रॉपर्टी से जो भी फायदा होगा वो मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए, यतीम के लिए, जो बेघर है, जो मुसलमानों में भी जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उनके लिए काम आने वाला है। वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम आदेश को लेकर वक्फ अधिनियम को लेकर बनी जेपीसी के अध्यक्ष रहे भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने संतोष जाहिर किया। जो कानून पारित हुआ वो कानून वैध है। अब उसके कुछ प्रोविजंस पे जो स्टे किया है उस पे निश्चित तौर से सरकार उस पे विचार करेगी। जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले उसके आलेख में उस पे कार्रवाई करेगी। नए वक्फ कानून को लेकर दोनों पक्षों की ओर से संतोष जाहिर किया गया है। जो लोग कहते थे ना, लोग गुमराह कर रहे थे कि साहब पूरा एक्ट ही खतरनाक है और पूरा एक्ट इनवैलिड है, गैर कानूनी है, फला आर्टिकल के खिलाफ है, फला आर्टिकल के खिलाफ है, तो वो चीजें तो बहुत स्पष्ट हो चुकी हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने अभी लोगों के बयान सुने, मुझे तो दोनों पक्ष ही संतुष्ट नजर आए आज के जजमेंट से। ये एक इंटरिम फैसला है। इसमें जो हम लोगों की डिमांड थी तो कि कंप्लीट एक्ट पर स्टे हो, वो नहीं डिमांड फुलफिल हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी रिलीफ कोर्ट ने दी है, उसको हम लोग वेलकम करते हैं। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने नए कानून के तहत वक्फ करने वालों को कम से कम 5 साल से मुस्लिम होने की अनिवार्यता पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि ये रोक तब तक जारी रहेगी जब तक राज्य सरकार ये तय करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं देती कि कोई व्यक्ति कम से कम 5 साल से मुस्लिम है या नहीं। साथ ही कोर्ट ने कानून की धारा 3C खंड 1 के अमल पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि अगर वक्फ के नियंत्रण वाली किसी संपत्ति के सरकारी होने का आरोप लगता है तो कलेक्टर द्वारा जांच रिपोर्ट आने तक उसे राजस्व उद्देश्य के लिए वक्फ की संपत्ति नहीं माना जाएगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 4 और राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जहां तक संभव हो बोर्ड का CEO मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन को लेकर अदालत ने कहा कि ये व्यवस्था नई नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर विधायिका को लगता है कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और नए कानून के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए वक्फ डीड अनिवार्य है तो इसे मनमाना नहीं कहा जा सकता है। आंध्र प्रदेश के उदाहरण का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि वहां वक्फ बोर्ड ने हजारों एकड़ सरकारी भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में अधिसूचित कर दिया था, जिसे अंततः सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।
जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH आपको कई मैसेजेस आएंगे, गेट रिच क्विक ग्रुप्स का हिस्सा बनाएंगे, डबल रिटर्न्स की गारंटी देकर विश्वास दिलाएंगे। ये नकली है या असली, भारत फर्क पहचाने। कुछ इन्फ्लुएंसर्स रोज नई वीडियोस बनाएंगे, अमीर बनने के शॉर्टकट्स बतावेंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे। ये गलत है या सही, भारत फर्क पहचानेगा और बनेगा देश इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स का। An investor awareness initiative by SEBI. पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस, पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब सेहतमंद होगी हर नारी, तभी संपूर्ण होगी विकसित भारत की तैयारी। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुरू हो रहा है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, जिसके तहत स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। साथ ही 8वें पोषण माह की भी हो रही है शुरुआत और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आवेदन के लिए चलाई जाएगी विशेष मुहिम। अधिक जानकारी के लिए करें नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी अस्पताल और आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में AI कैसे मददगार साबित हो सकता है, इस विषय पर दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। मोदी सरकार AI के साथ साथ नियमों को बनाने और उसे लागू करने पर भी तेजी से काम कर रही है, तो AI के प्रति लोगों को जागरूक करने का पर भी फोकस दिखाई पड़ रहा है। AI जीवन के हर पहलू को बदलने का काम कर रहा है, इसलिए मोदी सरकार देश में AI को लेकर तेजी से काम कर रही है और नई तकनीकों को विकसित करने के लिए एक बड़ा इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तेजी से आगे बढ़ रहा है तो नियमों को भी उसी गति से क्रियान्वित होने की आवश्यकता है। वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए AI की रूपरेखा और फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी पर नीति आयोग की रिपोर्ट जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि लोगों को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए, लेकिन नैतिकता से पीछे नहीं हटना चाहिए। AI should help us give solutions for better city urban areas which exist and for newer urban centers that we may plan. I think we need to have a greater understanding that AI probably is capable of giving us in situ solutions without having to remove people from where they are, but keep them there, but give them the solutions which has been waiting for decades. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि AI जीवन के हर पहलू को मौलिक रूप से बदलने जा रहा है। उन्होंने भारत के लिए AI प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और अपनाने में अग्रणी होने के महत्व पर बल देते हुए कहा कि AI हाल ही के दशकों में सबसे बड़े तकनीकी परिवर्तन के रूप में उभरा है और इसका प्रभाव इंटरनेट के समान होगा। टेलीकॉम टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स, electric vehicles, biotech,
some of the most complex engines, quantum, rare earth, and a few more. These are technologies which we will have to master, we'll have to adopt, we'll have to develop talent pipeline, and we will have to make sure that we remain in the frontier. And over a period of last few decades, the biggest change which has happened and the biggest factor which has joined this constellation of technologies is AI. AI is also going to fundamentally change the way we work, the way we live. नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में नीति आयोग और नीति फ्रंटियर टेक हब ने एक विस्तृत रिपोर्ट जारी कर एआई को भारत की अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक साधन बताया। रिपोर्ट विकसित भारत के लिए एआई त्वरित आर्थिक विचार के अवसर में ये विजन दिखाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार एआई अपनाने और रिसर्च व डेवलपमेंट में बदलाव के जरिए भारत 2035 तक अनुमानित $6.6 ट्रिलियन के जीडीपी को बढ़ाकर $8.3 ट्रिलियन तक पहुंचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। सेवा का संकल्प लेकर विकास पथ पर बढ़ते जाना है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार मंत्र यही अपनाना है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं के स्वास्थ्य को सर्वोपरि मानते हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की नींव होती है। इस अवधारणा के साथ महिलाओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करते हुए मध्य प्रदेश की धरा से प्रधानमंत्री जी द्वारा देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की जा रही है। अभियान में 75,000 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन होगा, जिसमें सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर शिविर लगाने के साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण माह का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामय उपस्थिति में आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। 10,000 के फ्री वाउचर्स के लिए क्लिक कर। फंस गए मैडम, फंस गए। तुम कौन? फ्री कूपन देने वाला स्कैमर। यहाँ आपने अपने सुंदर हाथों से लिंक पर टैप किया और वहाँ मैंने आपका पूरा मोबाइल हैक किया। हैक? पासवर्ड हैक, फोटोज मॉफ, OTP चोरी, AI यूज करके वो वाली साइट्स पे अपलोडिंग। ये सब? किसी और ने पॉपअप दबा दिया, मैं चला। मैडम जी, स्कैमर बता के नहीं आता, पर अननोन लिंक पे क्लिक करने से आपको साइबर बुलिंग और सेक्सटॉर्शन का शिकार बना जाता है। साइबर क्राइम से बचना है तो रुको, सोचो, फिर एक्शन लो। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद अब बात हमारी खास प्रस्तुति की। साल 2014 से शुरू हुआ एक सफर, जब मिला एक ऐसा नेतृत्व जिसने बदलाव का वादा किया और उस वादे को नीत, नियत और परिणामों में बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में पिछले 11 साल में केंद्र सरकार ने देश के विकास के लिए तमाम कदम उठाए हैं। 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए न केवल तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, बल्कि गरीब, महिला, युवा और किसान कल्याण के लिए तमाम प्रयास भी जमीन पे किए जा रहे हैं। मोदी सरकार के इन्हीं प्रयासों की डीडी न्यूज ने पड़ताल की और सरकार के विभिन्न कदमों, योजनाओं को अलग अलग वर्गों में बांटकर उनका विश्लेषण किया है।
आज से हम आपके लिए ला रहे हैं एक सीरीज जिसमें हम मोदी सरकार के 11 साल की विभिन्न योजनाओं का लेखा जोखा आपके समक्ष रखेंगे। तो देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति जन जन के प्रधानमंत्री। बात आधी आबादी की। आज की नारी सिर्फ आवाज ही नहीं बल्कि बदलाव की पहचान बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 वर्षों में महिला सशक्तिकरण को लेकर कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। सामाजिक सुरक्षा से लेकर आर्थिक आत्मनिर्भरता और राजनीतिक भागीदारी तक हर क्षेत्र में महिलाओं को मिला है नया मुकाम। अस्तु स्त्री स्वयमेव स्वरा। ऋग्वेद में कहा गया है, स्त्री स्वयं अपनी आवाज है, अपनी शक्ति है और यही शक्ति आज नए भारत में राष्ट्र निर्माण का आधार बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में पिछले 11 वर्षों में अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। वर्ष 2014 से अब तक 20 से ज्यादा महिला केंद्रित योजनाएं शुरू की गई हैं। 2015 से शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने का राष्ट्रीय अभियान चलाया गया। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा LPG कनेक्शन वितरित हुए। महिलाओं को खाना पकाने के दौरान निकलने वाले खतरनाक धुएं से मुक्ति मिली। PM जनधन योजना के तहत पूरे देश में वित्तीय समावेशन किया गया। इसके तहत 56 करोड़ लोगों को सीधे बैंकों से जोड़ा गया, जिसमें 55% खाते महिलाओं के हैं। वहीं मुद्रा योजना से महिलाएं उद्यमी बन रही हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना होती है, उसने मुझे बहुत ही लाभ दिया। इस योजना के तहत मुझे पूरे 10 लाख रुपए का ऋण मेरे ही नज़दीकी बैंक से मुझे मिला। तो बिल्कुल मुद्रा योजना के मिलने के बाद बिल्कुल मेरा बिजनेस स्ट्रक्चर ही बदल गया। मैंने अपने बिजनेस को बहुत जल्दी स्केल किया और आज मैं जो बिजनेस एक कमरे से शुरू होता था आज वो मार्केट में आ चुका है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज मैं 30 लाख रुपए का सालाना टर्नओवर का बिजनेस कर रही हूँ। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, आयुष्मान भारत और पोषण अभियान से मातृ शिशु स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 करोड़ 75 लाख लाभार्थियों को अपना घर मिला है। इनमें 73% महिलाएं शामिल हैं। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ। इसके जरिए महिलाओं की सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित हुई। जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ 60 लाख से ज्यादा नल के पानी के कनेक्शन हुए। इससे महिलाओं के समय में बचत हुई। वहीं जल प्रबंधन में शामिल करके महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ। मिशन शक्ति और ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, 3 तलाक कानून से मुस्लिम महिलाओं को समानता और गरिमा मिली। महिला विकास से लेकर महिला नेतृत्व वाले विकास तक भारत की प्रगति उल्लेखनीय रही है, जिसने वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है। मोदी सरकार की नीतियों के कारण महिलाओं ने विज्ञान परियोजनाओं में नेतृत्व की भूमिका निभानी शुरू कर दी है। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 सौर मिशन जैसे अत्याधुनिक अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों में परियोजना निदेशक सहित प्रमुख पदों पर महिला वैज्ञानिक हैं। हाल ही में हुए सफल ऑपरेशन सिंदूर तक में महिला अधिकारियों ने अग्रिम मोर्चे पर नेतृत्व कर अपने शौर्य को दुनिया को दिखाया। गवर्नेंस से लेकर सुरक्षा बलों और विमानन तक महिलाएं अब सभी क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं और समावेशी और सतत राष्ट्रीय विकास को गति दे रही हैं। भारत अमृतकाल की ओर बढ़ रहा है। महिलाएं एक मजबूत और अधिक समावेशी राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि नेपाल में अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल का हुआ है विस्तार। किन नामों को किया गया है शामिल, पूरी खबर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद।
सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अपनाई गई परंपरा के साथ प्रगति की नीति गोवंश संरक्षण और गोधन इकोनॉमी की दिशा में समूचे देश के लिए बन गई एक मॉडल योजना। 2018-19 में निराश्रित गोवंश की समस्या के निदान हेतु स्पष्ट नीति निर्धारण के बाद प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद हो गए। 2017 से पहले सिर्फ 100 गो आश्रय स्थल थे। 2025 में जिनकी संख्या 7,700 से भी अधिक हो चुकी है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत गोवंश के भरण पोषण के लिए DBT के माध्यम से वितरित की जा रही है सहायता राशि। 2017 के बाद गोधन उत्पादों के अर्थतंत्र को पहली बार समझा गया तो आर्थिक उन्नति का नया मॉडल भी स्थापित हो गया। महिला स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भूमिका ने ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित किए रोजगार के नए अवसर। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पता है कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई है, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और अब बात नेपाल की। नेपाल में पिछले सप्ताह हुई हिंसा के बाद बनी अंतरिम सरकार ने कामकाज संभाल लिया है और नेपाल तेजी से पटरी पर वापसी करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को शामिल किया है तो कई फैसले लेकर जनता का विश्वास कायम करने का प्रयास भी लगातार किया जा रहा है। नेपाल के शहरों से कर्फ्यू हटा लिया गया है तो भारतीय सीमा पर भी हालात तेजी से सामान्य होते दिखाई पड़ रहे हैं। शांति बहाली की कोशिशों के बीच नेपाल के बाजारों में भी रौनक फिर से लौटती हुई दिखाई दे रही है। नेपाल में प्रदर्शन, भारी हिंसा और KP शर्मा ओली के PM पद से इस्तीफा देने के बाद अब धीरे धीरे शांति बहाल हो रही है। नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सिफारिश पर राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में अंतरिम मंत्रिमंडल में 3 मंत्रियों ने शपथ ली। जनहित से जुड़े मुद्दों पर कानूनी लड़ाई के लिए प्रसिद्ध रहे ओम प्रकाश आर्यल गृह और कानून मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे। ओम प्रकाश आर्यल काठमांडू के मेयर बालेन शाह के कानूनी सलाहकार भी रह चुके हैं। वहीं वित्त विभाग के लिए चुने गए रामेश्वर खनल एक अनुभवी नौकरशाह और पूर्व वित्त सचिव हैं। 3 दशकों से अधिक समय से सार्वजनिक सेवा में उन्हें एक सतर्क टेक्नोक्रेट और व्यवहारिक नीति निर्माता के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। उन्हें सहकारी विकास, राजस्व नीति, बजट योजना और सार्वजनिक खरीद, अधिक आधुनिक लेखा पद्धतियों और राजस्व आधार को मजबूत करने के प्रयासों में व्यापक अनुभव है। वहीं ऊर्जा, शहरी विकास और भौतिक अवसंरचना मंत्रालय का जिम्मा कुलमन घिसिंग को दिया गया है। कुलमन घिसिंग इससे पहले नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक भी रह चुके हैं और उन्हें विद्युत प्राधिकरण के लिए भारी राजस्व सृजन के साथ साथ पुरानी बिजली कटौती को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है। नेपाल में वरिष्ठ अधिवक्ता सबिता भंडारी को नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनाया गया है।
पिछले दिनों नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ जेनजी युवाओं की ओर से व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुआ और पुलिस फायरिंग में बड़ी संख्या में युवाओं की मौत हो गई, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। इसके बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और सुशीला कार्की को नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने साफ कहा है कि उनकी टीम का मकसद सत्ता में बने रहना नहीं बल्कि देश की सेवा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। झारखंड के हजारीबाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने एक विशेष अभियान में 1 करोड़ के इनामी नक्सली सहदेव सोरेन उर्फ परवेश को ढेर कर दिया। साथ ही 2 अन्य इनामी नक्सलियों रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ चंचल और बिरसेन गांजू उर्फ राम खिलावन को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया। आचार्य देवव्रत आधिकारिक रूप से महाराष्ट्र के राज्यपाल बन गए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर ने राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई। दरअसल देश के अगले उपराष्ट्रपति चुने गए सीपी राधाकृष्णन के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा था। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की 89वीं बैठक की शुरुआत हो गई है। 5 दिनों तक चलने वाले इस बैठक का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया। इस बैठक में दुनिया के सैकड़ों देशों के विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम को दिल्ली के आदर्श नगर से जोड़ने वाली पहली नियमित संयुक्त पार्सल उत्पाद रैपिड कार्गो सेवा पार्सल ट्रेन का श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर उद्घाटन किया गया। इस सेवा के शुरू होने से जम्मू कश्मीर के आर्थिक एकीकरण और विकास की यात्रा को गति मिलेगी। उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेल लिंक ने 12 और 13 सितंबर को बीडी बारी से अनंतनाग तक भारतीय सेना की पहली विशिष्ट मालगाड़ी फ्रेट ट्रेन के सफल संचालन कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। ट्रेन ने भारतीय सेना की इकाइयों और संरचनाओं के लिए 753 मीट्रिक टन एडवांस विंटर स्टॉकिंग भार ढोया, जो सेना की AWS कार्यप्रणाली में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। दिल्ली और NCR क्षेत्र में डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डेंगू की स्थिति, अस्पतालों की व्यवस्था और राज्य सरकारों की पहल की विस्तार से समीक्षा हुई। बिहार SIR मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर SIR की प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो प्रक्रिया रद्द किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि बिहार SIR मामले में उसका जो फैसला होगा वो पूरे देश भर में SIR पर लागू होगा।